फाइनली एक और वीडियो। ये वीडियो पॉइंट्स एंड पैनकेक्स की। लोग कहते हैं बहुत हार्ड चैप्टर है, मैं कहता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नो डाउट करेक्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। प्रॉपर एनिमेटेड और क्लिप्स बेसिस है, तो आपको मज़ा आएगा। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको जो है इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और बाकी सारी बातें करेंगे हम वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्तल। पैनकेक मेकअप का एक ब्रांड नेम हुआ करता था, जो जिमनी स्टूडियो में ट्रक में भर भर के लाया जाता था। उस समय के प्रसिद्ध एक्ट्रेस गेटा गॉर्बो, मिस गोहर, वैजंती माला, इन सब ने इसका इस्तेमाल बहुत किया होगा। लेकिन रति अग्निहोत्री के टाइम पे शायद ये पैनकेक्स बंद हो चुका होगा, तो उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा। जिमनी स्टूडियो का मेकअप रूम एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे था। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में रॉबर्ट क्लाइव का ये हॉर्स हाउस हुआ करता था। खैर, ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव के उस समय 1 दर्जन से भी ज़्यादा घर हुआ करते थे। उन्होंने इंडिया के अलग अलग जगहों पर न जाने कितने वॉर जीते थे और न जाने कितने घर उनके पास थे। और यहाँ तक कि मद्रास के सेंट जॉर्ज के दुर्ग में सेंट मैरी नाम का एक चर्च था। वहाँ पे उन्होंने एक लड़की से शादी भी की थी। मेकअप रूम दरअसल मेकअप रूम कम नाई की दुकान ज़्यादा लगता था। यहाँ पर शीशे के बगल में बहुत सारी लाइटें लगे रहती थी। मतलब यार हद हो गई है, एक तो बंदा मेकअप कराना है, ऊपर से इतनी सारी लाइटों का टॉर्चर झेले, तो ये मेकअप रूम कम टॉर्चर रूम ज़्यादा लगता था। इस मेकअप रूम में सबसे जो पहला मालिक था वो एक मद्रासी था, बाद में एक कन्नड़ बन गया, उसके बाद एक आंध्रवासी बन गया, फिर दोबारा एक मद्रासी आ गया, फिर कुछ एंग्लो इंडियन, और ना जाने इंडिया के कितने कितने स्टेट से लोग यहाँ पे काम करते थे। उस समय आकाशवाणी आया करती थी। आकाशवाणी पे लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया जाता था, और मुझे लगता है कि जिमनी स्टूडियो एकता का एक जीता जागता मिसाल था। उस समय के लोग इतना ज़्यादा मेकअप कर दिया करते थे कि वो खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को बदसूरत बना दिया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, बदसूरत को खूबसूरत बनाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये खूबसूरत को बदसूरत बनाता था। क्यों भाई, इतना हैवी मेकअप लगाओगे तो यही होगा ना। दरअसल उस समय मेकअप का मेन पर्पस सबके स्किन टोन को सेम करना और चेहरे को सही दिखाना होता था कैमरे पे। मेकअप डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। जो मेन मेकअप मैन था वो एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करता था, और जो असिस्टेंट थे वो जूनियर के या कॉमेडियन के मेकअप करते थे, और एक इंसान जो सिर्फ और सिर्फ भीड़ का मेकअप करता था उसे बोला जाता था ऑफिस बॉय। उन दिनों जब क्राउड की शूटिंग हुआ करती थी तो मेकअप को एक बाल्टी में घोल दिया जाता था, और ये जैसे दीवारों पे पेंट करते हैं वैसे ही ये इंसान जो है लोगों के मुंह पे पेंट करता था। मैं आपको बता दूं, ये ऑफिस बॉय रियलिटी में कोई बॉय नहीं है, ये तो 40 साल का एक आदमी है, फिर भी उसे ऑफिस बॉय कहा जाता था। जो कई साल पहले जिमनी स्टूडियो इस उम्मीद में आया था कि वो एक बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, या एक स्क्रीन राइटर बन जाएगा, कुछ नहीं बना तो डायरेक्टर तो बन ही जाएगा, या लेखक बन जाएगा, पर वो इनमें से कुछ नहीं बना सिवाय एक चीज़ के, वो था ऑफिस बॉय। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करता हूँ, तो दरअसल मैं उस समय एक छोटे से रूम में, जहाँ पे फ्रेंच टाइप की विंडो हुआ करती थी, वहाँ पे मैं डेस्क पे बैठा रहता था और न्यूज़पेपर्स की कटिंग को एक कॉपी पे चिपकाया करता था। अरे हंसिए मत, ये मेरा काम था। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा काम है, न्यूज़पेपर को किताब पे चिपकाना। तो दरअसल जिमनी स्टूडियो का हर इंसान यही सोचता था कि ये कौन सा काम है। यहाँ तक कि मेरे बॉस भी सोचते होंगे कि मैं कुछ नहीं करता। इसलिए कोई भी व्यक्ति आता और मुझे कुछ ना कुछ सुना के चला जाता, या मुझे कुछ ना कुछ काम थमा के चला जाता। ये ऑफिस बॉय भी पूरे दिन मेरे रूम में ही बैठा रहता था और मुझे अपनी बेकार सी कविताएं सुनाया करता था। मेरा मन नहीं करता था, फिर भी सुनना पड़ता था। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान प्लीज़ आज क्राउड की शूटिंग हो, क्योंकि अगर क्राउड की शूटिंग होगी तो ये बंदा बिजी रहेगा, मेरे रूम में नहीं आएगा। ऑफिस बॉय हमेशा एक आदमी को गाली दिया करता था। वो कहता था कि इस आदमी की वजह से मैं आज भी ऑफिस बॉय हूँ, वरना मैं आज बहुत बड़ा एक्टर होता। कौन था वो आदमी? दरअसल वो आदमी जिमनी स्टूडियो का नंबर 2 पोजीशन पे रहता था। उसका नाम था कोटामंगलम सुब्बू। जी हाँ, कोटामंगलम सुब्बू। हालांकि ये ऑफिस बॉय के मुकाबले इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी ये जिमनी स्टूडियो में सबसे अच्छी पोजीशन पे था। ये ब्राह्मण था, और ब्राह्मण होने की वजह से इसको हमेशा जो है समाज में सम्मान मिला।
वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्टर के साथ साथ एक डायरेक्टर भी था। इसने कई सारी किताबें लिखी हैं। ये बहुत बेहतरीन डायरेक्ट करता था। जब मेन डायरेक्टर कंफ्यूज हो जाता था तो कोटामंगलम सुब्बू उनकी मदद करता था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं एक चूहे और एक टाइगर की लड़ाई हो गई। चूहे ने टाइगर को मार भी दिया, लेकिन बाद में चूहे को उसके बच्चों पर दया आ जाती है। अब मेन डायरेक्टर को नहीं पता कि इस शूट को कैसे दिखाया जाए, लेकिन सुब्बू के पास न जाने कितने सारे तरीके हुए करते थे इस शॉट को शूट करने के लिए। जिम्नी स्टूडियो को जब गोल्डन टाइम चल रहा था ना, तो सुब्बू उसका जिम्मेदार था। सुब्बू ने कभी भी मेन रोल प्ले नहीं किया है, उसने हमेशा सेकंड लीड किया है। लेकिन जिस भी फिल्म में आया है सुब्बू, उसने जो है कमाल कर दिया है। यहाँ तक कि वो मेन हीरो और हीरोइन को भी पीछे छोड़ दिया करता था। वो इतनी बेहतरीन एक्टिंग करता था। कोटामंगलम सुब्बू ने एक बहुत बेहतरीन नॉवल भी लिखी थी जिसका नाम था थिलाना मोहनंबर। जिम्नी स्टूडियो में एक स्टोरी डिपार्टमेंट हुआ करता था, जिसमें एक वकील, कई लेखक और कवियों के ग्रुप शामिल थे। वकील को लीगल एडवाइज़र कहा जाता था, लेकिन इसने लीगल कम इनलीगल काम ज़्यादा कर दिए। एक बार एक एक्ट्रेस गुस्से में किसी को सुना रही थी। हमारे वकील साहब ने उस लड़ाई की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बाद में उस एक्ट्रेस को दिखा दिया। उस एक्ट्रेस को इतना बुरा लगा कि उसने एक्टिंग लाइन ही छोड़ दी। तो सोचिए, एक बेहतरीन एक्ट्रेस की ऑलमोस्ट करियर इसने ख़त्म कर दिया। स्टोरी डिपार्टमेंट में हर कोई कुर्ता पैजामा पहनता था, लेकिन ये वकील ही था जो टाई कोट पैंट पहन के घूमता था। तो पूरी जिम्नी स्टूडियो में ये बेचारा अकेला और बेबस सा प्रतीत होता था। एक बार इस वकील ने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की, बहुत पैसा लगाया, लेकिन उस पैसे के बदले उसे कुछ मिला नहीं। तो हमारे जो जिम्नी स्टूडियो के मालिक थे, उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। तो ये पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक वकील को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि कवियों और लेखकों को घर जाना पड़ गया। जिम्नी स्टूडियो में कई कवि आया जाया करते थे, जैसे SDS योग्य, सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे प्रसिद्ध कवि जिम्नी स्टूडियो में आया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ यहाँ क्या करते थे। तो दरअसल यहाँ पे भोजन बहुत अच्छा मिलता था और यहाँ पे चाय और कॉफ़ी बहुत बेहतरीन थी। और कवियों के लिए जिम्नी स्टूडियो एक अच्छी जगह थी, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारी बातें कर लिया करते थे। कम्युनिस्ट का विरोध करते थे, गांधी प्रेमी थे ये लोग। तो गांधी प्रेमी होने की वजह से बहुत सारे कुर्ता पैजामे में रहते थे और देशभक्ति की बातें करा करते थे। एक बार जिम्नी स्टूडियो में फ्रेंच बुशमैन दी मोरल रीआर्मेंट आर्मी, जिसमें कम से कम 200 लोग शामिल थे, 1952 में भारत आए। कौन थे ये आर्मी, क्या करते थे ये? तो दरअसल ये लोग नाटक करते थे, सर्कस के लोग थे। वो बात अलग है, इनको कलाबाजी करनी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 2 नाटक बहुत बेहतरीन किए। पहले नाटक का नाम था जोथाम वैली और दूसरे का नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर। इस नाटक को अन्य शहरों के साथ साथ जिम्नी स्टूडियो के 600 लोगों ने एक साथ देखा। बहुत बेहतरीन नाटक था ये, लोगों को बहुत इम्प्रेस किया। इनके ड्रेसिंग सेंस, इनका सनसेट और सनराइज़ का सीन, बांसुरी बजाने का सीन, ये सब कुछ बहुत ही बेहतरीन था। कुछ सालों बाद पता चला कि जो टीम आई थी ये कम्युनिज्म के विरोध में आई थी। खैर जो भी था, इनके साथ बिताया हुआ समय बहुत बेहतरीन था और भारत में उन नाटकों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और जिम्नी स्टूडियो ने काफ़ी कॉपी भी किया इन नाटकों को। कुछ टाइम बाद दोबारा से मद्रास के बड़े मालिक यानी SS वासन के पास, जिम्नी स्टूडियो के मालिक के पास एक घंटी बजती है। टेलीफोन की, एक और मेहमान आने वाला है। कौन है ये? फिर से कोई नाटक वाला? ना 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 ना, इस बार कोई टीम नहीं आ रही, इस बार एक इकलौता आदमी आ रहा है। कौन है ये? कहा जाता है ये बहुत बड़ा कवि है जो इंग्लैंड से आ रहा है। हमारे मालिक बहुत खुश थे क्योंकि जो आ रहा है वो कवि के साथ साथ एडिटर भी है और हमारे खुद जो मालिक हैं वो एडिटर हैं, सो कॉल्ड पब्लिशर। हमारे मालिक SS वासन एक लोकप्रिय तमिल संपादक रहे हैं। उस तमिल मैगजीन का नाम था आनंद विकेतन, उसके संपादक रहे हैं। तो हमारे मालिक बड़े खुश थे कि अरे वाह, एक एडिटर से मिलने वाला है। शाम के लगभग 4 बजे थे। वो बड़ा स्टेज सजा हुआ था, सब कुछ सजा रखा था। हमारे मालिक साहब 1 घंटे तक एक स्पीच पढ़ते हैं। उसके बाद एक लंबा चौड़ा, एक गंभीर चेहरे वाला आदमी स्टेज पे आता है और वो बोलना स्टार्ट करता है। 1 घंटे तक वो बोलता रहता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है, कौन है वो आदमी, क्या कहना चाह रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता और वो बोल के चला भी जाता है। उसका आना, उसका बोलना
कई सालों तक रहस्य बना रहा। एक बार द हिंदू में एक एडवर्टीजमेंट छपा कि एक एनकाउंटर नाम की मैगजीन है जो एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन कर रही है इंग्लैंड में। मैंने सोचा कि यार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उस समय ब्रिटिश काउंसिल नाम की एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ पे द एनकाउंटर नाम की किताब ढूंढी। मुझे मिल गई बहुत जल्दी। मैंने सोचा क्या इसका संपादक, इसका जो एडिटर, उसका नाम पढ़ता हूँ कौन है। और वो नाम पढ़ते ही मेरे दिल में न जानो घंटी बज गई। उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। अब आप सोचेंगे ये कौन था। ये वही आदमी था जो आज से कई साल पहले जिमनी स्टूडियो आया था, जिसकी स्पीच किसी को समझ में नहीं आई थी। अरे भाई, ये तो मेरा भाई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बिछड़े हुए भाई से मिल गया। लाइक इसका नाम पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस आदमी से मैं मिला था। आज जिमनी स्टूडियो छोड़े कई साल हो गए। अब मेरे पास काफ़ी समय था और पैसे भी काफ़ी कम थे, तो उस समय जो भी चीज़ सस्ती मिला करती थी मैं खरीद लिया करता था। एक बार मद्रास माउंट रोड पे पोस्ट ऑफिस के सामने एक पुस्तकों की बंडल रखी हुआ था। मैं वहाँ पहुँचा तो उस बच्चे ने कहा कि 50 पैसे की किताब है। मैंने कहा 50 पैसे, इतना सस्ता भाई, क्यों? तो उसने बताया कि रूसी क्रांति को 50 साल हो चुके हैं। और मैंने उस बंडल में से एक किताब उठाई जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। उसमें 6 लेखक थे। वो लेखक के नाम आपको इस स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये 6 लेखकों में से एक लेखक था, हैं ये कौन है? स्टीफन स्पेंडर। अरे मेरा भाई, वाह, मेरा पुराना दोस्त। मुझे फिर सब कुछ याद आ गया कि कैसे वो आया था। मैं बड़ा मिस करता हूँ उन मोमेंट्स को, उस जिमनी स्टूडियो के मोमेंट्स को। मिस यू जिमनी स्टूडियो। ये कहानी माई ईयर विद बॉस से ली गई है। थैंक यू सो मच। सो गाइज, आई होप आपको मज़ा आया हो, और आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो यार। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं।